चलो भाई, अभी पढ़ा या नहीं? पढ़ाने दो, पढ़ाने दो यार, पढ़ाने दो। होल्डिंग सही है, इसका भी आंसर होल्डिंग आएगा। इसका भी आंसर होल्डिंग आएगा। जो ओन हो तो एम टी एम टी पर धारा कौन सी होती है? होल्डिंग धारा है। ओन करने के लिए लेसिंग होती है। ओन है तो होल्डिंग होती है। ठीक है, होल्डिंग आंसर है। आपको ऐसा लगता है? इधर आओ, इधर आओ। जिस सवाल को आप पूछ रहे हैं ना, इस सवाल को अभी ताजा ताजा सिलेबस अपना हर दिन बड़ा हो जाता है? कुछ नहीं करना, पढ़ना ही पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास यूजेटी है। बड़ा इसलिए होता है क्योंकि सवाल और ना कोई और एग्जाम होते हैं और कोई ना कोई और सवाल पूछ लेते हैं, तो वहां तक जाके थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, इसलिए सिलेबस बड़ा होता जाता है। यूजेटी हमारे पास कौन सा है भाई? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका मतलब इसमें जंक्शन कितना है? यूनी यानी एक। इसमें एक जंक्शन होता है। ठीक है, और एक सवाल आया था, जो विवाद वाला भी रहा, क्योंकि उन्होंने आंसर मान लिया था शायद लोको पायलट वालों ने कि इसमें द्विध्रुव होते हैं, जबकि ध्रुव कितना होता है? एक। डायरेक्ट कहीं ऐसा लिखा नहीं जाता यूनिपोलर होता है, यूनि जंक्शन है तो है तो यूनिपोलर ही है। तो ये एकल ध्रुवीय ट्रांजिट होता है। तो ये क्या होता है? एकल ध्रुवीय।
ठीक है। अब इसकी संरचना क्या होती है, इसमें 2 बेस में 1 एमिटर होता है। तो टर्मिनल कितने हैं इसमें, 3। ये है एमीटर, ये बेस 2 और ये बेस 1। तो बेस कितना है, 2, और एमीटर कितना है, 1। ठीक है। अब ये हमारे पास एक पीएन डायोड और 2 रजिस्टर के द्वारा संयोजित होता है, यानी इसका कनेक्शन बनाना है तो ये कहेगा एमीटर ऐसा होता है, ये RB1, ये RB2, ये प्लस वोल्टेज जो देना है, ये हमारे पास क्या हो गया, यहां से एमीटर है। ठीक है। तो बताइए इसमें रजिस्टर कितना है, 2, डायोड कितना है, 1। ठीक है। आंतरिक संरचना लिख दूं, इसे आंतरिक संरचना कहते हैं। इसकी आंतरिक संरचना है एक पीएन डायोड प्लस 2 रजिस्टर। अब देखो सवाल जो पूछा था इसमें भी कुछ अलग पूछ लिया था। सवाल क्या था कि बताइए यूजेटी के बारे में, ये तो समझ नहीं है, कहाँ गया था, एक अभी अभी सवाल था चला गया। कहीं ट्रांजिस्टर दे दिया था, पता नहीं कहीं। एक पूछा था चिन्ह हो गया, परतें 4 इसमें नहीं होती है। टर्मिनल की संख्या हो गई। इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, पीएन जंक्शन कितना होता है, 1। यूजेटी में कितने पीएन जंक्शन है, 1। टर्मिनल कितने हैं, 3। एक एकल संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एकल संधि ट्रांजिस्टर, ये एकल संधि यूनि जंक्शन क्या होता है, एनोड कैथोड 2 गेट, 2 एनोड, 2 आधार 1 एमिटर, 1 एनोड 1 कैथोड 1 गेट, 2 आधार 1 एमिटर। ठीक है ना। हाँ सवाल ये आएगा, मिल गया मैंने कहा सवाल गएगा। डायोड और 2 ट्रांजिस्टर की तरह कार्य करने वाले सेमीकंडक्टर उपकरण क्या है, डायोड और 2 ट्रांजिस्टर की तरह, जबकि 2 किसकी तरह काम कर रहा है, अब पर्सन ने ये लिखा है यार, ये भी टेक्निकल हेल्पर वाला लिखा है। ट्राइक तो 2 एससीआर को समांतर में करेंगे तब बनेगा। डाइक तो उसमें गेट टर्मिनल हटा दोगे, वो भी समांतर वाली कंडीशन है। मॉसफेट में डायोड का कोई लेना देना नहीं है, ट्रांजिस्टर का लेना देना था। और पूछा जीटीओ भी एससीआर के हिसाब से बनेगा, बचा यूजेटी, आंसर इसका यूजेटी। लेकिन पर्सन में थोड़ी मिस्टेक है, 2 रजिस्टर नहीं ट्रांजिस्टर नहीं, क्या होना चाहिए, रजिस्टर। ये 2 रजिस्टर और 1 पीएन डायोड से बनता है। ठीक है ना। और यदि मान लो इसका प्रतिरोध पूछा जाए कि भाई इसका बेस रजिस्टेंस का प्रतिरोध पूछो, तो प्रतिरोध होता है 5 किलो ओम से 10 किलो ओम। कितना होता है भाई, 5 किलो ओम से 10 किलो ओम। ठीक है। अब इसकी संरचना बढ़ाता हूं मैं। यह टनल डायोड की तरह कार्य करता है। शुरुआत में तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी। जब वोल्टेज बढ़ाते हैं और धारा बढ़ती है तो आप कहते हैं भाई ये तो हमारे पास ओमिक हुआ। क्या हुआ, कौन सा क्षेत्र है, ओमिक क्षेत्र। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा क्या होगी, घटेगी। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला। ये क्या हो गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस की तरह। ये वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ोगे तो पहले तो धारा बढ़ेगी, बाद में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा घटेगी। ऐसा और किस में होता है, टनल डायोड की तरह। टनल में यही था कि नहीं था, भूल गए, भूल गए। तू बता भाई, तू बता टनल डायोड का अन्य नाम क्या है, नहीं पता। टनल डायोड का चिन्ह कैसा है, टनल डायोड कौन से 22 में काम करता है,
टनल डायोड का उपयोग कहां करते हैं? पहली बार थोड़ी पढ़ा, वो तो कब के पढ़ लिया, उसके बाद घर जाके पढ़ा होगा ना, क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ा कर, लिखो। 13 मैंने पीछे कर लिया, मैं कल की बात है शायद, कल या परसों मैं कुछ पढ़ा रहा था कि सर ऐसा मैंने पहली बार पढ़ा है, मतलब ये तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, कोई मैंने पहली बार देखा है। तो मैं अब होती तो है इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी इलेक्ट्रिकल की तरह बड़ा सब्जेक्ट है। मैं तो कह रहा हूँ इसमें मेरी हेडेक यही है कि इसको शॉर्ट करके पढ़ो ताकि आपके काम आ जाए। अब मैंने इतना लिखा ना, इसमें आपको लिखा मेन पॉइंट है, इसमें आपके आधे से ज्यादा पर्सन हल हो रहे हैं, लेकिन हर एक पर्सन हल नहीं होता है भाई, मामला तो ये भी था ना। तो सबसे बड़ा ही यही मुद्दा रह जाता है कि जब वेटेज कम हो और सिलेबस में तो खुद तो बड़ा होता है, वो उसको पढ़ाना हो तो बहुत छोटा करना पड़ता है? हाँ, 4th सेमेस्टर में पहला चैप्टर यही है, एससीआर तो होता ही है, शुरू से था। ओसीआर तो इलेक्ट्रिकल तो पढ़ते ना, उनके भी होता है, एससीआर तो होती, पावर इलेक्ट्रिक आ गया, पावर वाला मामला आ गया। सवाल आया है, किस बिंदु पर यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र दिखाता है? निम्नतम बिंदु से आगे, उच्च बिंदु से पहले और निम्न बिंदु के आगे, उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के बीच, उच्च बिंदु से पहले और उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के बीच। उच्च बिंदु ये रहा पीक पॉइंट, ये रहा निम्न बिंदु वैली पॉइंट, इनके बीच है कि नहीं है? लिख लिया? जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। एससीआर है, एससीआर के बाद इंपॉर्टेंट है यूजेटी, उसके बाद ट्राइक, फिर थोड़ा बहुत डाइक, फिर थोड़े थोड़े नाम आ जाते हैं छोटे मोटे जीटीओ के, उनके है कि नहीं भाई? दोनों मिला के रेजिस्टेंस होता है, आरबीबी बेस रेजिस्टेंस कहलाता दोनों ही। हाँ, ज्यादा नीचे वाला होगा ना, ऊपर वाला कम होगा। लिख लिया? चलो, अब तो इसका उपयोग कहां करते हैं बताओ भाई? सबसे पहला नाम आता है आपके पास, कई बार प्रश्न आएगा, नॉन साइनोसॉइडल वेव जनरेट करने में। नॉन साइनोसॉइडल यानी ज्यावक्रिय नहीं है, नहीं है तो कौन सी है? सॉटूथ वेव, या फिर आप इसको क्या लिख दो, सॉटूथ वेव जनरेटर। कई बार वो सॉटूथ लिखते नहीं, वो लिखते साइनोसॉइडल है कि नॉन साइनोसॉइडल है, तो सॉटूथ वेव जनरेटर। कभी भी आप वेव जनरेट करोगे तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई? ऑसिलेटर की, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है।
हिंदी में नाम है विश्रांत दोलित्र। तीसरा होता है टाइमर परिपथ में। नॉन साइनोसॉइडल वेव जनरेट करने में, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में, टाइमर परिपथ में। और कहाँ काम लेते हैं? हाँ, एससीआर एंड ट्राइक के ट्रिगर में। अब सवाल है इसका, यूजेटी का उपयोग किस में किया जाता है? साटू तरंग निर्माण, सुधार, प्रवर्धन, क्षीणता। साटू तरंग निर्माण। यूजेटी उपयोग किस में नहीं किया जाता है? टाइमिंग सर्किट में, कपलिंग एम्पलीफायर में, थारिस्टर के लिए ट्रिगर है कि दोलित्र है? कपलिंग एम्पलीफायर नाम नहीं लिखा, बाकी सारे नाम लिखे हुए। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में यूजेटी का प्राथमिक उपयोग क्या है? एससीआर और ट्राई को ट्रिगर करना, संकेतों का एम्पलीफाई करना, वोल्टेज रेगुलेशन, आवर्ती मॉड्यूलेशन। एससीआर और ट्राई का ट्रिगर करना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है? शक्ति, पावर रेक्टिफिकेशन, सिग्नल एम्पलीफाई। दोलित्र परिपथ में वोल्टेज रेगुलेशन में किसमें करोगे? दोलित्र में। दोलित्र भी कौन सा है? रिलैक्सेशन टाइप। कौन सा एकल संधि ट्रांजिस्टर का अनुप्रयोग है? डीसी मोटर कंट्रोल में, पूर्ण वेव नियंत्रण परिपथ में, टाइमिंग सर्किट में, पल्स परिपथ में। टाइमिंग सर्किट में। बस ये सवाल है, यही तो जरूरी मामला है। मोटर की गति नियंत्रण में कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिगरिंग के हिसाब से काम में लेते हैं। पल्स किसमें? लेकिन इसमें तो ये मेन आइकन ये है। वो तो भी मैंने बोला भी तो था ना, डीसी मोटर नियंत्रण बोला मैंने। हो गया भी? जल्दी करो, जल्दी करो। अगला है हमारे पास ट्राइक। ट्राइक क्या होता है भाई? ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट क्या कहलाता है हमारे पास? ट्राइक। ध्यान से देखना। ट्राइक में एक एससीआर है हमारे पास ये, और एक एससीआर है हमारे पास ये। ये गेट होता है, ये मेन टर्मिनल 1 MT1 कहलाता है, और ये MT2 कहलाता है। तो बताइए ट्राइक में हमारे पास कितने एससीआर हैं? 2। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम। लेकिन ध्रुवता कैसे है? उल्टी। एक एनोड इधर है, कैथोड इधर है, इसका एनोड इधर, कैथोड उधर है। ठीक है, 2 समांतर एससीआर विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित करके ट्राइक का निर्माण किया जाता है। अब देखो कि ट्राइक में ऐसे होता है भाई, PNP। एक टर्मिनल होता है इधर, एक होता है इधर। एक हमारे पास होता है N यहां पर, एक N होता है यहां पर। ठीक है, अब देखो कि ये हमारे पास मामला क्या होता है। अब ऐसे तो देखने पर 1 2 3 4 5 हो गए, लेकिन काम कैसे करेगा? ये तो फोल्ड वाइज में चलता है, वैसे ही काम करता है। तो देखो P से, मान लो P से N गया, N से P गया, वापस P से क्या गया? N। तो काम इतना किया। यदि इधर से आया P से N किया, N से P किया, तो P से N किया, ऐसा आता है। तो एट ए टाइम काम तो 4 ही लेयर करती है, 5 लेयर करती नहीं, लेकिन टोटल लेयर है कितनी? 5। तो इसकी संरचना ऐसी है, इसलिए कंफ्यूजन करता है, बताओ कितनी लेयर है? तो काम तो 4 करती है, इसलिए पर्सन में 4 भी आई हुई है, उत्तर है। और पर्सन ने खुद नहीं पूछा है कि बताओ 5 लेयर किस में है, उत्तर है ट्राइक है कि नहीं है, इसलिए।
तो पूछे कि इसमें टर्मिनल कितने हैं, टर्मिनल आप बताना 3। पूछे इसमें परत कितनी है, 4, ठीक है ना, परत कितनी है, 4। द्विदिशात्मक युक्ति है कि एक दिशात्मक है भाई, दिशात्मक। सममित युक्ति है, जैसा पॉजिटिव में फॉरवर्ड वाइस में होगा वैसे नेगेटिव रिवर्स वाइस में होगा, क्योंकि यहां तो भाई चाहे उधर से धारा इधर हो तो इधर से उधर जाओगे, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो करो नोटिस। कौन सा, ये पी एन पी तो होता है, एक एन इधर होता है, एक एन इधर होता है। यदि इधर से उधर जाएंगे तो पी एन एन होगा, उधर से इधर आएंगे तो पी एन एन होगा। तो एन ये काम आया यहाँ तो, और यहाँ वो काम आया, दोनों में से एक काम आता है। तो वैसे तो परत कितनी होती है, 4, लेकिन बड़ी हुई कितनी है, 5। वही तो परेशानी है, सवाल यही परेशानी वाला था। सममित युक्ति का मतलब है जैसा फॉरवर्ड वाइस में इसका ग्राफ बनता है वैसा ही नेगेटिव में बनता है, दोनों तरफ सेम ही होता है। यानी मैंने यहां पर यदि मान लो ये बनाया है, ये जैसा उधर वैसा इधर। डाइक भी क्या है, सममित युक्ति। ट्राइक भी क्या है, सममित युक्ति। कुछ ऐसे यार सममित युक्ति है क्या, नहीं है। बीजेटी है क्या, नहीं है। एपीटी है क्या, नहीं है। एपीटी हमारे पास वो कंस्ट्रक्शन में है, संरचना में सममित युक्ति है। एपीटी में कंस्ट्रक्शन में सममित युक्ति क्यों है, क्योंकि दोनों टर्मिनल को चेंज कर सकते हो, इसमें भी चेंज करो, क्या फर्क पड़े, वैसा मामला। लेकिन एससीआर में चेंज नहीं कर सकते, बीजेटी में चेंज नहीं कर सकते। लिख लिया भाई। तो बताओ इसका उपयोग कहां किया जाता है, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। है बनाओ, बना लो, नहीं बनाओ मत बनाओ, वो तो आपकी मर्जी है। वोल्टेज ट्राइक है, हाँ। नहीं नहीं, वोल्टेज कंट्रोल कैसे हुआ, हमारा करंट कंट्रोल चल रहा है, सब कुछ है। वोल्टेज कंट्रोल तो वो है, हाँ। वोल्टेज कंट्रोल वाले एपीटी थे, एसीआर वाले सारे करंट कंट्रोल आ रहे हैं। साइन वेव आती है तो शून्य पर नहीं, ये शून्य पर ऐसे बंद नहीं होता है क्या, शून्य से नीचे आने पर बंद नहीं माना जाता है। इसका बंद का एक ही कंडीशन है, दो सवाल आए हुए हैं। जब हमारे पास धारा का मान होल्डिंग धारा से कम हो जाए तो बंद होगी। जब धारा का मान किससे कम है, होल्डिंग धारा से। जब उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान होल्डिंग धारा से कम होती है तब ये ऑफ होता है। लिखो इसका उपयोग। कहां करते हैं भाई उपयोग, एक तो मोटर की गति नियंत्रण में, मोटर की गति नियंत्रण मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पंखे का रेगुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में
सबसे जरूरी चीज तो ट्राइक ही होता है, एससीआर एंड ट्राइक दोनों ही होता है। दूसरा, फेज नियंत्रण में प्रकाश नियंत्रण में, प्रकाश नियंत्रण मतलब डिमर लाइट। पांचवा प्रदीप्ति नियंत्रण में, प्रदीप्ति नियंत्रण का मतलब है ब्राइटनेस। प्रकाश नियंत्रण मतलब है डिमर लाइट, प्रदीप्ति मतलब है ब्राइटनेस। सवाल है ट्राइक कहां काम लेते हैं? रंगीन टीवी सेट में, सादे टीवी सेट में, टेप रिकॉर्ड में, ध्वनि प्रणाली में, तो रंगीन टीवी में। ये भी लिख लेना भाई, ब्राइटनेस के कारण ही वैसे तो। एक पंखा का रेगुलेटर किसका बना होता है? ट्राई का। कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय और लैंप डिमर सर्किट और यूनिवर्सल की गति नियंत्रण के लिए संतोषजनक कार्य करता है? ट्राई। किस एप्लीकेशन में आमतौर पर ट्राई का उपयोग किया जाता है? प्रकाश कम करने में, डीसी मोटर कंट्रोल में, ऑडियो आवर्धन में, बैटरी चार्जिंग में। तो सबसे पहले प्रकाश कम करने में होता है। यदि मान लो मोटर नियंत्रण में होता है तो मोटर नियंत्रण में करते हैं, लेकिन प्रकाश नियंत्रण पहले हो गया। और मोटर की गति नियंत्रण में इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर लगाते हैं, वो सामान्यतः डीसी के लिए नहीं, एसी के लिए लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर कौन सी मोटर के लिए लगता है? एसी के लिए। स्टेपलेस फैन रेगुलेटर का उपयोग किया जाने वाला पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा है? स्टेबलेस में कौन सा होता है? ट्राइक एंड डाइक रेगुलेटर रूप में काम। किसी मंदक परिपथ यानी कि डिम लाइट मतलब डिमर, मंदक मतलब डिमर ही होता है। मंदक परिपथ में ट्राइक को नियंत्रित करने में डाइक किस प्रकार से सहायता करता है? ट्राइक के गेट को तीव्र जो ट्रिगरिंग देते हैं वो प्रदान करके। ट्राइक को ट्रिगरिंग कौन देता है? डाइक। डाइक का कार्य क्या होता है? ट्राइक को ट्रिगरिंग प्रदान करना। एससीआर और ट्राइक में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है? दोनों एससीआर और ट्राइक द्विदिशात्मक है, गलत है। ट्राइक तो द्विदिशात्मक है, एससीआर एक दिशात्मक है। एससीआर दोनों एसी डीसी और एसी को नियंत्रित करता है? नहीं, ये नियंत्रित किसको करता है? एसी को। तभी तो एसी को डीसी में बदलता है एसीआर। तो एसीआर को दोनों धनात्मक ऋणात्मक पक्ष द्वारा मोचित किया जा सकता है ना। एसीआर को हम क्या करते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के द्वारा ट्रिगर नहीं करते हैं। एसीआर को ट्रिगर करते हैं पॉजिटिव के द्वारा, लेकिन ट्राइक को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है। क्योंकि इसके लिए तो चाहे इधर जाओ धारा, चाहे उधर जाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, द्विदिशात्मक है। तो ट्राइक को धनात्मक ऋणात्मक दोनों पक्ष द्वारा ट्रिगर किया जाता है, सही है। कौन सा उपकरण द्विदिशात्मक है? एसीआर, ट्राइक, लेजर, डायोड। ट्राइक। ट्राइक के लिए कौन सा सही है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए डायोड है। द्विदिशात्मक और नियंत्रित उपकरण है। द्विदिशात्मक और अनियंत्रित उपकरण है। दो टर्मिनल शामिल है, दो टर्मिनल है नहीं। प्रत्यावर्ती धारा के लिए डायोड नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए ट्रायोड है। ये ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट लिखा ना, डाइक होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए डायोड। तो द्विदिशात्मक और नियंत्रित उपकरण। कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्विदिशात्मक संचालन क्षमता प्रदर्शित करता है? द्विदिशात्मक कौन सा? डायोड है, बीजेटी, एसीआर का ट्राइक। ट्राइक। तो ये सवाल ये है, ट्राइक के चालन के दौरान यदि गेट धारा को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो बताओ भाई, चालन बंद कर देगा कि प्रभावित नहीं होगा? यह लघु परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। यह ट्राइक जब तक चलता रहेगा जब तक धारक धारा से नीचे धारा नहीं आ जाती। होल्डिंग करंट है तब तक तो चलेगा, होल्डिंग करंट से कम आने पर क्या होगा? रुकेगा। ट्राइक प्रत्यावर्ती धारक लिए है, द्विदिशात्मक युक्ति। अगला सवाल, अगला और है, ट्राइक में कौन सा विकल्प ट्राइक की कार्य प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये एसी और डीसी दोनों धाराओं को स्विच करता है। ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए युक्ति है? नहीं। धारा नियंत्रक है, वोल्टेज नियंत्रक है? धारा नियंत्रक है। बस, तो ये हमारे पास मोटे मोटे तौर पर है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं डाइक। सवाल दिखा देते हैं कि सवाल ऐसे आ रहे हैं क्योंकि इसके सवाल समझना भी थोड़ी सी टिपिकल मामला रह जाता है। और कारण इसका यही है, जैसे तुम हेल्पर के लिए इंडिया जीके को हल्के में लेते हो ना, वैसे ही इलेक्ट्रिकल वाले में हल्के में यही टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक आती है हल्के में इसमें, तो वो मामला है। क्योंकि इसका वेटेज उतना ही है जितना इंडिया जीके का है कि नहीं भाई? बाकी का वेटेज है अच्छा खासा। मॉड्यूल 1 को हल्के में कैसे ले लोगे? 30 नंबर की आती है, 35। पिछली बार कितनी? 35 थी, मैंने एग्जाम 35 थी वो नंबर। अब उसको हल्के में ले वैसे भी नहीं सकते आप। ये आता है 5-7 नंबर का, तो आप कहते हैं अच्छा, इसलिए इसमें आता है जोर पढ़ाने में। पढ़ने में तो आना ही है ना भाई, पढ़ने में भी तो जोर आता है इसमें। जोर क्यों होता है? मैंने आपको कारण बताया ना कि मैं चाहता हूं उतना ही लिखूं जिससे आपका काम हो जाए, एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़े। क्यों? इतना ही आता है अपने। डायोड फॉर अल्टरनेटिव। अच्छा, उसका सिंबल बनाया नहीं अपने? तो सिंबल तो बनाओ भाई।
सिंबल बनाना भूल गए, 3 टर्मिनल का सिंबल तो बनाओ। सिंबल सिंबल बनाओ, बाकी सब लिखा हुआ आपके। द्विदिशात्मक है, हो गया। 3 टर्मिनल है, द्विदिशात्मक और 3। सबसे ज्यादा सवाल यही है। डाई के क्या है? ये हमारे पास डायोड है। वैसे तो इसमें परत कितनी होती है? 3। तो परत के लिए लिखो कि भाई मुख्य रूप से परत 3 होती है, कई बार कंडीशन के हिसाब से 4 भी मान लेता है, लेकिन होती 3 है। टर्मिनल कितने होते हैं? 2। कार्य क्या होता है? ट्राइक को ट्रिगर करना। ट्राइक को ट्रिगर करने का मतलब क्या होता है? गेट में इनपुट पल्स देना। इसे कहते हैं ट्रिगरिंग करना। ट्राइक 2 टर्मिनल डिवाइस होती है। ट्राइक में आप देखो, तुम एग्जाम वालों ने आंसर दे दे गड़बड़ कर रखा इसमें परत का। सवाल आया है डाइक में पीएन जंक्शन कितने होते हैं? 2। लेकिन उससे पहले एक और सवाल आया हुआ है, डाइक में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो दिल्ली मेट्रो ने उत्तर 3 माना था। लफड़ा ये है, क्योंकि इसमें परत 3 होती है, तो एट ए टाइम काम में जो है हमारे पास, वैसे तो 4 होती है, तो काम में तो हमारे पास क्या लेते हैं? 3 लेते हैं। और 3 लेते हैं तो हमारे पास जंक्शन कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। 3 परत होगी तो जंक्शन कितने होंगे? 3 परत होगी तो जंक्शन तो 2 ही होंगे। ट्राइक में आप 3 जंक्शन मान सकते हो, लेकिन इसमें जंक्शन कितना माना जाता है? 2। अब एक सवाल देके थोड़ा सा ये चित्र भी गड़बड़ बना के परीक्षा वाले ने दिया है, पूछा ये है कौन सा? ट्राइक, एसीआर, जीटी और डाइक। अब इसका आंसर ट्राइक इसलिए करना पड़ा, बाकी सब में 3 टर्मिनल होते हैं। चित्र तो अंदर खुद गड़बड़ है, लेकिन टर्मिनल 2 ही बने हुए, तो 2 किस में होते हैं? डाइक में। बाकी सब में टर्मिनल कितने होते हैं? 3 3। तो ट्राइक में 3 होते हैं, एसीआर में 3 होता है, जीटीओ में भी 3 होता है, डाइक में कितना है? 2। चित्र में कितने बने? 2। तो आंसर क्या करो? डाइक। लेकिन अंदर से डाइक गड़बड़ है, ये से बना हुआ नहीं है। अब ये लफड़ा ये है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग का मैंने कहा ये परीक्षा वाले ने कई मामला थोड़े से ऊपर नीचे किए हैं। हाँ, गेट वाला टर्मिनल नहीं है ना, बाकी सेम ही है। तो बताइए कैसी द्विदिशात्मक युक्ति है? सममिति है। ट्राइक और डाइक में ज्यादा फर्क नहीं होता है। उसमें क्या होता है? ट्राइक में ऐसे होकर काफी अंदर की तरफ आता है, ये इतना ज्यादा अंदर की तरफ नहीं आता, फर्क इतना ही होता है। और ये लपड़ा भी है कि ये भी सवाल पूछा उन्होंने, ऑप्शन में ये बना के दिया, डाइक और ट्राइक दोनों ऑप्शन दिए हैं। मैं कह रहा हूँ परेशानी इनकी यही है, बाकी की परेशानी क्या है? जो पढ़ा रहा हूँ अभी सब परेशानी परेशानी वाला पढ़ा रहा हूँ। अभी परेशानी वाला पूरा हुआ। ज़्यादातर इसमें डाइक और ट्राइक में लपड़ा आता है, बाकी कहीं लपड़ाता नहीं है। और वो लपड़ा क्या है कि सवाल खुद ही लपड़ा कर रहे हैं अलग अलग। हो गया। अब हम पढ़ते हैं आईजीबीटी।
अब जैसे मान लो मैंने आईजीबीटी लिखा ना, आईजीबीटी फुल फॉर्म क्या होती है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अच्छा अब लिखो, लिखो मत भाई, एक बार देख लो। बाइपोलर ट्रांजिस्टर हमारे पास कौन सा होता है? बीजेटी। इंसुलेटेड गेट कौन सा है? मॉसफेट में। सबसे ज्यादा इंसुलेशन किसमें होता है? गेट पर। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? इंसुलेटेड गेट यानी मॉसफेट, बाइपोलर ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी। ठीक है, अब देखो इसका चिन्ह क्या होगा? देखो बाद में बीजेटी है ना, तो देखो बाद में इधर तो है, ये तो हमारे पास है एमिटर, ये क्या है? कलेक्टर, और ये टर्मिनल क्या कहलाएगा? गेट। गेट किस में होता है? मॉसफेट में। मॉसफेट में क्या होता है? गेट होता है ना। और कलेक्टर किस में होता है? बीजेटी में। एमिटर किस में होता है? बीजेटी। अब इतना ही बड़ा, हमने कुछ नहीं लिखा, केवल फुल फॉर्म लिखी है, एक सिंपल लिखा है। इससे ज्यादातर सवाल आपका इसमें हो रहा है। सवाल देखो, आईजीबीटी फुल फॉर्म क्या है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आईजीबीटी कौन सा प्रकार है? ट्रांसफॉर्मर है, इंसुलेटर है, कि संचरण केबल है, कि ट्रांजिस्टर है? ट्रांजिस्टर है, ऊपर नाम पढ़ लो क्या है? ट्रांजिस्टर। आईजीबीटी की वापस पूछा फुल फॉर्म क्या, वो तो ये इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर हो गया। आईजीबीटी में कितने टर्मिनल होते हैं? 3। फिर पूछा 3 टर्मिनल के नाम, ऑप्शन दिए हैं, नाली, स्रोत, बेस। नाली, स्रोत, गेट। नाली मतलब ड्रेन, इन्होंने नाली लिख दिया, नाली वो नाली, जबकि होता क्या? ड्रेन। अब ड्रेन को नाली लिखना तो गलत है ना। हम कहते हैं ना शहर में ड्रेनेज सिस्टम खराब है, बारिश के बाद पानी बाहर ही नहीं जाता है, यानी नालियों का सिस्टम खराब है। ड्रेन तो मतलब नाली होता है, लेकिन यहाँ नाली थोड़ी बोलेंगे, यहाँ तो ड्रेन को ड्रेन ही बोलना पड़ेगा। गूगल ट्रांसलेट में उन्होंने डाला नाली है, उन्होंने नाली टाइप दिया। आप सोचोगे ये कौन सा टर्मिनल है नाली, तो इंग्लिश देखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो एक है कलेक्टर एमीटर गेट है, कि कलेक्टर एमीटर बेस है। मल्टीमीटर के साथ इन्वर्टर के आउटपुट को मापते समय एक कार्यात्मक इन्वर्टर से क्या अपेक्षा की जानी चाहिए? पता नहीं सवाल कैसे बीच में आया, ये तो इन्वर्टर का सवाल इधर ही नहीं, साइनसॉइडल का, इसमें इसका लेना नहीं भाई। आईजीबीटी के निर्माण में गेट ऑक्साइड परत का क्या काम है? आईजीबीटी में गेट ऑक्साइड परत का काम क्या? गेट वाले का काम बताना। ये गेट और कलेक्टर के बीच विद्युत अलगाव प्रदान करेगा, आईजीबीटी की स्विचिंग गति को बढ़ाएगा, और एन ड्रिफ्ट क्षेत्र का निर्माण को रोकता है, पी प्रकार की परत चालकता को निर्धारित करता है। क्या करेगा गेट? गेट और कलेक्टर के बीच विद्युत अलगाव प्रदान करेगा। गेट ऑक्साइड है तो यानी गेट क्या हो जाएगी भाई? मोटी परत। इसका इंसुलेशन क्या होगा? ज्यादा। इंसुलेशन ज्यादा होगा तो विद्युत रूप से क्या होगा? अलगाव। इलेक्ट्रिकली सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रिकली सेपरेट कब होता है? जब इंसुलेशन क्या होता है? हाई। तो यही मामला है। एक है मॉसफेट और बीजेटी को मिलाकर कौन सा बना? आईजीबीटी। फिर पूछा कौन सा उपकरण है तो बीजेटी और मॉसफेट दोनों का लाभ है? आईजीबीटी। कौन सा सत्य है? आईजीबीटी का प्रदर्शन बीजेटी के समान होता है, आईजीबीटी का प्रदर्शन डायोड के समान होता है, आईजीबीटी का प्रदर्शन मॉसफेट के समान होता है, आईजीबीटी का प्रदर्शन मॉसफेट और बीजेटी के मध्यवर्ती होता है, मध्यवर्ती होता है। आईजीबीटी द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में आईजीबीटी में क्या होता है? पहला, शून्य प्रतिबाधा, इनपुट प्रतिबाधा निम्न, आउटपुट प्रतिबाधा उच्च। उच्च इनपुट प्रतिबाधा, निम्न इनपुट प्रतिबाधा, उच्च इनपुट प्रतिबाधा, मॉसफेट वाली कंडीशन है। बताइए इनमें से कौन सा आईजीबीटी के लिए गलत है? पहला है ये धारा नियंत्रित डिवाइस है, दिक् परिवर्तन परिपथ की आवश्यकता नहीं होती, ऑन स्टेट हानियां कम होती है, एक समान ताप गुणांक है। गलत क्या है? ये हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल है, धारा नियंत्रक नहीं, मॉसफेट का गुण आता है। ये कौन सी युक्ति है? वोल्टेज कंट्रोल। बाकी एसीआर की सारी युक्तियां कौन सी थी? करंट कंट्रोल। आईजीबीटी, मॉसफेट, एपीटी कौन सा है? वोल्टेज कंट्रोल। ओपैम्प भी कौन सा है? वोल्टेज कंट्रोल। अब इससे संबंधित 2-4 एक आईजीबीटी के और सवाल हैं, तो इसको लिख लो। ये लोको पायलट में अब की बार पूछा आईजीबीटी में क्या होता है? उच्च निवेश प्रतिबाधा। एक और पूछा है आईजीबीटी की मुख्य विशेषता यह है कि किसका संयुक्त है? बीजेटी और मॉसफेट का। आईजीबीटी के संबंध में कौन सा विकल्प है जो गलत है? उच्च वोल्टेज रेटिंग, उच्च इनपुट प्रतिबाधा, उच्च धारा रेटिंग, धारा नियंत्रित उपकरण। ये गलत है। ये कौन सा उपकरण है? वोल्टेज नियंत्रित। लिख दो एक। वो तो अपना अभी दिख रही ना, इंसुलेटेड गेट है। गेट है तो इनपुट प्रतिबाधा क्या होगी? मॉसफेट का गुण आते ही वो समझ में आ गया ना भाई। इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है? वो तो मॉसफेट आते ही आगे वो तो।
लिख लिया भाई। डाइस, समझा नहीं? इधर कुछ आ नहीं रहा पीछे, केवल आपकी आवाज आ रही है। डाइक, क्या डाइक का क्या? हाँ, डाइक अनकंट्रोल्ड है, आईजीबीटी फुल कंट्रोल्ड है, और बाकी हाफ कंट्रोल्ड है, ठीक है ना? तो ये लिख दो इसमें, ये तो लिखो फुल कंट्रोल। तो इसलिए कंट्रोल करने के लिए डाइक को काम ही कहां लिया, हम तो ट्रिगर करने के लिए काम लिया। यदि वो कंट्रोल करने वाला होता है तो हम कंट्रोल में काम लेते हैं ज्यादातर, हम कंट्रोल में काम ले ही नहीं रहे, हम कहां काम ले रहे हैं? डाइक का ट्रिगर करने में। ये फुल कंट्रोल डिवाइस है, आईजीबीटी में लिख दो। एक है जीटीओ, क्या होता है ये भाई? अब इसके चिन्ह क्या होता है? वैसे ये होता है, लेकिन इसका चिन्ह परीक्षा में यही आया है, ये आया है, ठीक है भाई। कितने टर्मिनल है? 3। काम करना क्या है इसका? टर्न ऑफ, ठीक है। टर्न ऑफ करने के लिए गेट पर ऋणात्मक सप्लाई प्रदान, मोटर संचालन एवं इन्वर्टर में उपयोग है। टर्न ऑफ करने के लिए गेट में ऋणात्मक सप्लाई प्रदान करना, मोटर संचालन एवं इन्वर्टर में उपयोग है। टर्मिनल कितना है इसके भाई? 3। ये हमारे पास जीटीओ है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ठीक है भाई। एक कुछ नाम, एक आईजीसीटी पूछा था एक बार, एसयूएस, एससीएस, एक दिशा, ऐसे सारे एक दिशा होते हैं ये सब, जिसमें केवल एक ऐसा बना वो एक दिशा होगा, सारे सारे। दो जैसा बनाओगे तभी द्विदिशा, ये एक दिशा होती है, द्विदिशा नहीं है। कैसे? हाँ, तो वो द्विदिशात्मक गेट टर्न ऑफ स्विच है, उसका नाम जीटीओ नहीं है, द्विदिशात्मक जीटीओ होगा वो। सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, छोड़ो नहीं, क्या है आप करो। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशात्मक उपकरण है? यूपीपीसीएल टीजी2 का 9 नवंबर 2023 का सवाल है, ठीक है। पहला है डाइक, है क्या एक दिशात्मक? दूसरा ऑप्शन ट्राइक, तीसरा जीटीओ, अभी पता नहीं जीटीओ का था। चौथा है सिलिकॉन द्विपार्श्विक स्विच, द्विपार्श्विक मतलब 2 वे, तो सिलिकॉन 2 वे स्विच, वो तो सिलिकॉन 2 वे हो गया, वो तो 2 दिशा में हो गया। ट्राइक 2 दिशा में हो गया, डाइक 2 दिशा में हो गया, बचा कौन है? जीटीओ। कौन सा है? एक दिशा। समझ गए? ये सवाल रहा, ये रहा। तो एक दिशात्मक उपकरण कौन सा है? जीटीओ। अब यदि मान लो आप जीटीओ को ऐसे बनाते हैं कि जिसमें द्विदिशात्मक हो, तो द्विदिशात्मक बनेगा। जैसे एसीआर को बनाओ द्विदिशात्मक का, कई बार बनाया जाता है ना, तो वो लिखा जाता है द्विदिशात्मक एसीआर, वैसा मामला है। बाकी जीटीओ हमारे पास क्या होता है? एक दिशात्मक ही है। ये सवाल मैंने तो आपको सवाल बता दिया, 9 नवंबर 2023 का ढूंढ लेना, शिफ्ट फर्स्ट का।
हाँ, जिसमें दिशा दोनों तरफ इसलिए दिखाई जाती है कि ये इस प्रकार तो काम करता है, और ये ऑफ करने के लिए इसके ऊपर नेगेटिव गेट में ऋणात्मक सप्लाई प्रदान करनी पड़ती है। हाँ, दिशा का कोई लेन देन नहीं उसका, क्योंकि ये तो हमने लिखा ना, टर्न ऑफ करने के लिए गेट में दूसरी सप्लाई प्रदान करोगे जो कौन सी होगी, ऋणात्मक, इसलिए दिशा देते थे। बाकी है कौन सी, एक दिशा उपकरण है, द्विदिशीय नहीं। और एक दिशा में तो सिंपल रखता था ध्यान, कि जिसमें भी ऐसा एक तीर का निशान बना सारे एक दिशा है, कभी कंफ्यूजन आया ही नहीं आज तक। जिसमें ये एक ही बना हुआ है डायोड वाला, ये एक ही बना हुआ एक दिशा होता है, द्विदिशीय होगा तो ये बनेगा भी नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड फॉरवर्ड धारा की दिशा तो बतानी थी उसको, शुरू में क्या बतानी थी, बस वही मामला है। एक है आईसीसीटी फुल फॉर्म बता दो भाई क्या होती है। इंटीग्रेटेड गेट कम्यूटेड थायरिस्टर। एसयूएस क्या होता है, सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच। एससीएस होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। अब इनके भाई सवालों को आप देख लेना, करना सवाल, क्योंकि सब अलग अलग तरह के काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए होते हैं। जीटीएम सिंबल नेम एनोड कैथोड गेट होता है भाई। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है सीआरओ, पीसीबी एंड आईसी। हो गया भाई, ओके। अब देखो कि लिखना विखना कुछ नहीं है, ध्यान से देखना है, ये फोटो में समझानी है सबसे पहले सीआरओ के बारे में, है कुछ नहीं लिखना, आप ध्यान से देख लो। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो काम आ जाएगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या है कि ये जो सीआरओ कैसा काम करता है, लॉजिक पता चल गया कि सीआरओ ऐसे काम करता है, तब तो आपको पूरा सीआरओ समझ में आ जाएगा। जब तक सीआरओ कैसे काम करता है समझ नहीं आएगा तो दिक्कत है। तो सबसे पहले सीआरओ देखते हैं। आप लैब में गए होंगे तो लैब में सीआरओ होता है, लेकिन आईटी वालों को दिखाते नहीं है कि ये खराब कर दोगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बटन है। लैब तो दिखाते हैं, तुम नहीं देखते हो लैब, तो ये हर आईटी की लैब में होता है, ये बंद करके रखते हैं। ये कुछ है कोई लैब में बाहर रखा होगा, बाकी ज्यादातर में ये बंद करके रख देते हैं कि क्या पता है क्या खराबी करेंगे। ये सीआरओ को आप ऐसे समझो कि पुराने टाइम में जो कोई बंदा आईसीयू में भर्ती होता है, वो लाइन चलती थी नहीं, तो वो सीआरओ पे चलती थी। आजकल वो सीआरओ पे नहीं चलती है, डीएसओ पे चलती है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, उस पर चलती है। जो सीआरओ और सिग्नल जनरेटर दोनों का मिलकर एक रूप बन गया, वो है डीएसओ। आजकल डीएसओ चल रहा है, पहले किस में चलती थी लाइन, सीआरओ। सीआरओ में देखना पड़ता था सारा इनपुट देखा, आउटपुट किस प्रकार आ रहा है, तो ये सीआरओ होता है। हमारे पास सीआरओ में ये हमारे पास है स्क्रीन, चमकदार स्क्रीन होती है। चमकती क्यों है ये, क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फोरस का लेप है। कौन सा लेप है, फॉस्फोरस का लेप है, इसलिए चमकती है। जैसे ही इसको चालू करोगे आप, तो सबसे पहले बटन इसको दबाओगे,
पर यहां पर एक छोटा सा येलो स्पॉट बनेगा, पीला बिंदु आएगा। जब आप इनपुट दोगे तो बताओ भाई, स्क्वायर वेव दोगे तो स्क्वायर वेव बनेगी, साइन वेव दोगे तो साइन वेव बनेगी, ट्रायंगुलर वेव दोगे ट्रायंगुलर वेव बनेगी, डीसी दोगे तो डीसी आएगी। जो इनपुट दोगे वो आपको यहां डिस्प्ले होगा। ये आपका कार्य क्या कर रहा है? डिस्प्ले कराना। क्या इनपुट ये खुद यहां से दे रहा है? नहीं, इनपुट पीछे हमारे पास केबल से आएगा। उस केबल को हम नाम देंगे प्रोब। प्रोब से हमारे पास इनपुट आएगा, ये उस इनपुट को एडजस्ट करेगा। क्यों एडजस्ट करेगा? ताकि आराम से आप पढ़ सके, इनपुट से आप निष्कर्ष निकाल सकें, एनालिटिक्स कर सकें। इसलिए तो ऑन करते ही मध्य बिंदु में क्या बनेगा? येलो स्पॉट। ठीक है, किस पर बनेगा भाई? स्क्रीन पर। स्क्रीन क्या होती है? फास्फोरस का लेप होती है, इसलिए स्क्रीन चमकती है। ठीक है, आपने चालू तो कर लिया। मान लो चालू करने पर आपने इनपुट इसको दिया और वो इनपुट है जो आपके पास इस प्रकार से, ये इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से है तो आप कहेंगे ये ना फीका दिख रहा है, गहरा नहीं दिख रहा। तो आप क्या करोगे? इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे। क्या बढ़ाओगे? इंटेंसिटी। हेलो, इधर आ भाई, इधर आ। किससे पूछ के गया तू? तेरा राज है, सरकार है भाई। ये हो सकता है भजन लाल जी जानकार हो। बैठ जा इधर, बैठ। हैं? पापा को कहो ऑफिस में जाओ, संपर्क करो, ऑफिस बैठो, पापा को आराम से सौंपा है, तुम पढ़ो, बीच में जाना नहीं देंगे कहीं भाई। तो पूछो कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, टेस्ट वेस्टों के कोई नंबर उनको कहो, तब तक आप पता करो। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगी भाई? हमारे पास इस प्रकार से गहरी हो गई। मेरा काम है सबसे पहले ये जितने बटन है बटन समझाना है। बटन समझाऊंगा तभी तो आपको लॉजिक समझ आएगा कि करेगा क्या। हो गई भाई कि ये कहां पर काट रहा, एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, फोकस नहीं है, फैली हुई है। फोकस है क्या? ये नहीं, फैली हुई है। तो हमें क्या करना पड़ता है? इसका फोकस बढ़ाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी तो यहां दूसरा कलर ले लेता हूं। तो फोकस बढ़ाने के लिए क्या है? मैंने एक पतली सी लाइन खींचूंगा, सफेद खींच दूं, कोई सा भी खींच दूं, जिससे आपको ये पता चले ये कहां से कट कर रही है। तो ये जो मोटी लाइन है ना, मोटी लाइन की जगह क्या हो जानी चाहिए? लाइन पतली। जैसे मान लो ये है, इसी को आगे मैं इंटेंसिटी बढ़ा के दिखाता हूं कि यदि मान लो लाइन ये पतली हो जाती तो आपको पता चल जाता नहीं कहां से काटा इसको, है कि नहीं है? ये कब पता चला? जब आपने इसका फोकस बढ़ा दिया तो पता चल गया। ऑन ऑफ तो पता चल गया, फोकस पता चल गया, इंटेंसिटी पता चल गया, इतना तो पता चल ही गया। 3 बटन तो पूरे हुए। अब आते हैं 4 नंबर पॉइंट, एक एक ध्यान से समझना। 4 नंबर पॉइंट है एक्स पोजीशन। है एक्स पोजीशन का मतलब, ग्राफ आपने पढ़ा 8वीं क्लास में, क्या पढ़ते थे? ये है एक्स स्थिति और ये कौन सी स्थिति है? वाई। तो एक्स पोजीशन तो यानी ये आडी लाइन और वाई पोजीशन कौन सी है? खड़ी लाइन। ठीक है, अब ये एक्स पोजीशन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये देख लेते हैं। मान लो कि आपने एक देखा कि तरंग जो बनाई हुई थी वो इस करने में लगा समय जो होता है उसको एक में भाग दोगे तो क्या आ जाएगी? आवृत्ति। लेकिन अभी यहां से यहां तक रीडिंग कर पाना क्या हो रहा है? मुश्किल। तो आपने क्या किया? इसको थोड़ा सा आगे उधर खिसका दिया। उधर खिसका होगा तो ये क्या हो जाएगी भाई? लाइन ऐसे चली जाएगी, नहीं चली जाएगी? अब शुरू कहां से हुई? यहां से। 0 यहां पर है और अब उसको रीडिंग कहां की लेनी है? केवल यहां की। तो पता चल गया एक चक्कर में कितना समय लगा। तो इसको मैंने आगे पीछे खिसका सकता हूं, नहीं खिसका सकता हूं? जो आगे पीछे खिसकाना है तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं? एक्स पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नहीं हुई है, इसका हाई वोल्टेज कितना है वो भी तो चेक करो।
तो क्या यार वोल्ट है तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा हाई, यहाँ पर, लेकिन ये कहाँ पर है, ये इस पर है, बीच वाले पे, ऊपर वाले पे सही तरीके से पता नहीं चले। ऐसा करो, इसको खिसका के इधर लो, तो आपने खिसका के आप इधर ले आते हैं, तो खिसका के इधर ले आते हैं, तो ये भी आपके पास कौन सी पोजीशन है, एक्स पोजीशन, ये भी कौन सी पोजीशन है, एक्स, ठीक है। लेकिन अब आपने देखा कि ये आपके ऊपर तो ज्यादा है और नीचे क्या है, कम, ऊपर तो ज्यादा है नीचे क्या है, कम, तो बराबर बीचों बीच हुई क्या, नहीं, तो आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा नीचे खिसकाओगे, क्या खिसका दोगे, ताकि जितना ऊपर है उतना ही क्या रह जाए, नीचे, ताकि बीच वाली लाइन कौन सी आ जाए, जीरो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, आता है ना ग्राफ में, तो वैसे है। तो बताओ ऊपर नीचे किसका जा सकता है, कैसे, किसकी सहायता से, वाई पोजीशन। अच्छा 5 नंबर पॉइंट 2 क्यों दिए हैं, क्योंकि इसका काम होता है दो तरंगों की तुलना करना। एक तरंग है मेरे पास ये, एक तरंग है मेरे पास ये, इसको ऊपर नीचे खिसकाना है तो मैं इसको दबाऊंगा, इसको ऊपर नीचे खिसकाना है मैं इसके द्वारा करूंगा, तो दो तरंगों की क्या करेगा, तुलना। इसलिए हमारे पास वाई पोजीशन कितनी होती है, 2, और एक्स दोनों का साथ ही चलती है, 0 साथ आएगा, पीक साथ आएगा, एक्स हमेशा साथ चलता है, इसलिए एक्स का बिंदु 1 है, वाई के कितने हो गए, 2। तो बताओ भाई एक्स पोजीशन का कार्य क्या है, एक्स की स्थिति को सुधारना, वाई पोजीशन मतलब वाई पोजीशन में चेंज करना, यही तो काम है, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 पॉइंट तो अपना क्लियर हो गए ना भाई। अब आते हैं छठे पे, छठा क्या लिखा हुआ है, टाइम, क्या है ये लिखा हुआ, क्या है, टाइम पर डिवीजन, पूरा पढ़ो, टाइम पर डिवीजन मतलब प्रत्येक खंड का कितना समय है। अभी आपके कहां काम है, 8वीं क्लास में ग्राफ बनाया आपने खुद ने या दे के बनाया, दो फर्क होता है। यदि आपने खुद ने बनाया है तो आपने लिया था पैमाना, जब पैमाना लिया तो आपने लिखा था कि एक खाना बराबर 2 सेंटीमीटर, फिर आपने जो ग्राफ बनाया तो ग्राफ निकल गए बाहर, फिर आपने कहा पैमाना हो गया गड़बड़, एक खाना बराबर 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा ताकि ग्राफ क्या जाए अंदर, ऐसा लेते ना, कई बार ले लेते एक खाना बराबर 4 सेंटीमीटर, ग्राफ बना छोटा सा, हमने कहा खराब हो गया, एक खाना बराबर आधा सेंटीमीटर ले ताकि बड़ा हो जाए, ऐसा करते हैं नहीं करते हैं। तो ये एक खाना बराबर कितना टाइम होगा, वो टाइम पर डिवीजन है, पैमाना के लिए होता है, ठीक है। क्यों काम आता है, जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर जो ग्राफ बना हुआ इतना सा आपको दिखा, भाई स्क्रीन तो इतनी है, बाकी आपको कुछ दिखाई नहीं है, तो ये सही वेव पीछे से आ रही आगे जा रही है, लेकिन आपको पूरी दिख रही है क्या, नहीं। अब आप क्या करोगे भाई, टाइम पर डिवीजन को पढ़ोगे, भाई आपने पहले एक खाना बराबर 1 सेकंड लिया था, अब एक खाना बराबर 10 सेकंड ले लो, यानी 10 गुना अंदर आएगा कि नहीं आएगा, फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, ग्राफ यहां से एंटर करके ये इस प्रकार से अंदर आ गया, आया, तो टाइम पर डिवीजन से आया। अच्छा यहां फिर आपने जैसे ग्राफ देखा तो ग्राफ ऐसे इतना पास पास में था, पता ही नहीं चल रहा था, तो क्योंकि आपने एक खाना बराबर 10 सेंटीमीटर लिया तो ऐसा दिख रहा था, और एक खाना बराबर जैसे आपने 1 सेंटीमीटर लिया तो आपका ग्राफ हो गया ऐसे। अब तो रीड आसानी से कर सकते हो ना, तो किसकी सहायता से चेंज किया, टाइम पर डिवीजन से। समझ में आया टाइम पर डिवीजन होता क्या है, ठीक है। तो टाइम पर डिवीजन किस में चलता है, सेकंड में, 0.1 0.2 सेकंड है, 50 ये क्या मिली सेकंड, और ये क्या माइक्रो सेकंड, तो सेकंड में, मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड पूरी रेंज होती है, किसकी रेंज है, टाइम पर डिवीजन, ये समझ आ गया। इसके बाद में और अगला बटन कौन सा है, ये दोनों सेम ही है, इस चैनल का ये है, उस चैनल का ये है तो वोल्ट पर डिवीजन ही। वोल्ट पर डिवीजन क्या होता है, आपने मान लो ग्राफ देखा, ग्राफ में ऐसा आपको इतना सा नजर आया, तो आप कहेंगे भाई पता नहीं है कि पीक वैल्यू क्या है। मान लो ग्राफ आपको इतना नजर आ जाए, अब बताओ कि न तो बॉटम वैल्यू पता चल रही है, न पीक वैल्यू पता चल रही है क्या। अब आप क्या करेंगे, वोल्ट पर डिवीजन को घटाएंगे, वोल्ट पर डिवीजन को घटाएंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा भाई, ग्राफ आपके ऐसा छोटा हो जाएगा, मतलब टाइम पर डिवीजन और वोल्ट पर डिवीजन दोनों घटाओगे तब इतना छोटा होगा, नहीं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जो भी बनना है, मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ही छोटा है, यहां पर मान आया बहुत ही छोटा, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा, बहुत ही छोटे को क्या करना पड़ेगा, बड़ा, बहुत बड़ा क्या करना पड़ेगा, छोटा। क्या काम लोगे आप इसके लिए, वोल्ट पर डिवीजन कौन सी अक्ष में काम करेगा, वाई अक्ष में कौन काम करेगा, तो टाइम का फंक्शन किस पर आएगा, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और वाई वाले को क्या कहते हैं, वर्टिकल। बताओ कि मैं टाइम बेस्ड जनरेटर कहां लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल पर, क्योंकि टाइम कहां काम करेगा, हॉरिजॉन्टल पर। बताओ इतने बटन काम आए कि नहीं आए आपको, यहां तक तो बटन आ गए समझ में। अब हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि डीसी है कि एसी है या ग्राउंड क्या, इसका एक बटन होता है, ठीक है। जो यहां पर ये 9 नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर हमारे पास इनपुट है, इधर ये इनपुट है, इधर ये इनपुट है। अब बताओ इनपुट इसमें कैसे देंगे, हैं? तो मैं आपको एक लाइन बता देता हूं सिंपल, ताकि आपको समझ में रहे कि ये है फंक्शन जनरेटर। अभी पढ़ाऊंगा मैं फंक्शन जनरेटर को भी। ये है फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर क्या काम करेगा, ये इनपुट उत्पन्न करके आगे देगा, किसको देगा भाई, सीआरओ। तो बताओ कि इनपुट उत्पन्न कहां हुआ, फंक्शन जनरेटर। जनरेटर का मतलब जनरेट कर रहा है, फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि साइन वेव चाहिए, ट्रायंगुलर वेव चाहिए, सॉटूथ वेव चाहिए, कौन सी वेव चाहिए, कितनी आवृत्ति चाहिए, कौन जनरेट कर रहा है, फंक्शन जनरेटर। तो ये इसका, ये जो हमारे पास इनपुट किस में जाएगा, इसका सीआरओ। तो सीआरओ में इनपुट आएगा, यहां पर इनपुट किसकी सहायता से आएगा, केबल, लेकिन केबल नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं प्रोब। बनी हुई केबल की तरह होती है, लेकिन क्या बोला जाता है, प्रोब। प्रोब हमारे पास कई प्रकार की होती है। प्रोब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं,
कि मैंने प्रोब 3 प्रकार की सामान्यता देखी है, 1x, 10x और 100x। ये 3 प्रकार की प्रोब है। यदि मान लो ये है हमारे पास 5 वोल्ट ही दे रहा है, कितना वोल्ट उत्पन्न कर रहा है 5, और 1x की प्रोब लगाई तो यहां वोल्टेज आएगा कितना 5, 10x लगाई तो 10 गुना कर देगा, 10 गुना करेगा तो यहां वोल्टेज कितना जाएगा 50, और 100x की लगाई कितना जाएगा 500। तो ये इनपुट को बढ़ाने का काम कौन करेगा, प्रोब एक प्रकार की क्या है केबल। ये प्रोब किसके बीच लगी, फंक्शन जनरेटर और सीआरओ के बीच लगी। भाई सीआरओ में यहां सिग्नल कुछ तो देखोगे ना, तो सिग्नल लाओगे कहां से, फंक्शन जनरेटर से, तो फंक्शन जनरेटर से सिग्नल किसकी सहायता चाहेंगे, प्रोब की सहायता से। प्रोब यहां जोड़ोगे तभी तो कुछ दिखेगा, नहीं तो स्क्रीन का करोगे क्या, हो गया। अब स्क्रीन के ऊपर जो दिखा आप सेटिस्फाई हो गए, भाई आपने प्रैक्टिकल कर लिया ओके है, तो आप लेंगे एक बटर पेपर। बटर पेपर किसे कहते हैं, तेल से भीगा कागज। आप कहते हैं ना कई जगह कि तेल से भीगा कागज है जिसका कुचालक में कितना तापमान को सहन कर सकता है 105 डिग्री, 90 डिग्री साधारण कागज है, तेल से भीगा कागज 105 डिग्री है, और लेदरेट पेपर 120 डिग्री है। तेल से भीगा कागज को कहते हैं बटर पेपर। बटर पेपर होता है अर्धपारदर्शी, पूरा पारदर्शी तो कांच होता है, ये अर्धपारदर्शी होता है कि आपने इसके ऊपर रखा तो कागज दिखेगा, आर पार करेंगे तो थोड़ा बहुत आर पार दिखेगा। तो मैं बटर पेपर इसके ऊपर रखूंगा तो नीचे वाली जो स्क्रीन के ऊपर जो वेव बनी हुई ना, वेव इसके ऊपर दिखेगी तो मैं वैसी क्या कर लूंगा ड्राइंग, फिर मैं इसको फाइल में लगा दूंगा, ये इसका आउटपुट आया। नहीं तो इसका आउटपुट दूंगा कैसे, मेरे पास पेन ड्राइव लगाने की सुविधा है क्या इसमें, तो जो इससे इनपुट आउटपुट आया वो आउटपुट में लूंगा कैसे, बटर पेपर पे। यही तो सिस्टम था। आजकल क्या आ गया डीएसओ, डिजिटल बड़ा गया, उसमें सेव कर दो, ट्रांसफर कर दो, ब्लूटूथ जोड़ दो, सब कुछ होता है। लेकिन पहले बड़े में कुछ नहीं था, तो आपको आउटपुट कहां लेना होता था, बटर पेपर में। तो बटर पेपर पे आउटपुट लिया जाता था। ये है सीआरओ का बेसिक। ये अड़ंगा समझ में आया कि नहीं आया। ये ऐसा सामने से दिखता है, पीछे से बड़ा सा होता है, इतना बड़ा होता है, लंबाई का होता है ना भाई सामने से। ये भारी वजन में काफी ज्यादा होता है। वजन में ज्यादा क्यों होता है, इसके अंदर कुछ सामान लगा होगा तब ज्यादा है। वो सामान मुख्य रूप से सामान है सीआरटी। क्या है सीआरटी, सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। चलो मैं आपको याद करा, अभी कोरोना में आपने सुना होगा पुरानी टीवियां बिक रही है, सुना होगा। आप कहां थे कोरोना में, क्या होती है ज्यादा, मेन काम इसका ये है। चलो अब सीआरटी क्या होती है, ये देखो, ये है, ये अंदर का मामला है, वो बाहर का तुमने देख लिया, अब हमें देखना अंदर बड़ा मामला। ठीक है, ध्यान से देख लो भाई, क्या हुआ। ये अजीबो गरीब नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा है। ये समझ में आया नहीं आया, ये आया तो वो भी आ जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बस। ये इसमें मैंने एक एक बटन समझा दिया था। और देखो आपने सीआरओ कभी देखा ही नहीं, मैं सीधा लिखाऊंगा तो क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन गन ये होती तो होती क्या है, कुछ ना कुछ तो फोटो दिखाना पड़ेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि फोटो से है क्या मामला। अब देखो कि हमारे पास बाकी चीज हम बाद में देखेंगे, एक एक चीज को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये दो प्लेटें लगी हुई, ये कौन सी है वर्टिकल, ये कौन सा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स अक्ष बनाएगी, वर्टिकल क्या बनाएगी, दोनों मिलेगी क्या बन जाएगी वेव। वेव कब होगी, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलेगा क्या बनेगी वेव। तो इन दोनों ने यह निर्णय किया कि अपन इलेक्ट्रॉन दोनों स्क्रीन पर एक साथ आएंगे, आगे पीछे आएंगे तो तरंग बना नहीं पाएंगे। केवल एक्स एक्स तरंग बना सकता है क्या, नहीं, केवल एक्स एक्स आया सीधा चला गया, केवल वाई एक्सिस आया सीधा चला गया, लेकिन दोनों आया तो उन्होंने क्या बनाई वेव। तो आप बताओ कि एक्स एक्स और वाई एक्स को क्या आना पड़ेगा साथ में। तो इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि भाई कि हमारे पास क्या है कि यहां से पीछे से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये प्लेट और इस प्लेट ने दोनों ने कहा अपन को ये निर्णय करना यही है कि दोनों को साथ ही चलना है। कहां पर साथ चलना है, स्क्रीन पर। स्क्रीन पर हमारे पास क्या होगी भाई, स्क्रीन पर लेप किसका होता है, फास्फोरस का। स्क्रीन के ऊपर एक ग्लोइंग स्पॉट ऑन द स्क्रीन होता है, पीला बिंदु चमकता है, बताया ना मैंने वैसी। और लेप कौन सा होता है, फास्फोरस का। तो ये दोनों प्लेटें होती है। अब उसके ऊपर यहां पर जो चित्र बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, लोकस। हम अभी सभी लोकस को देखते हैं। अब ये चित्र बनेगा कैसे थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ये एक तरंग है, ठीक है। ये कौन सी है भाई, अक्ष अक्ष वाली। एक एक्स अक्ष की तरंग ऐसी है, ऐसी में दी सप्लाई। वाई अक्ष की तरंग ऐसे होगी कि नहीं होगी, बात ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि दोनों तरंगों से अपनों को काम निकालना है। अब ध्यान से देखना भाई, ये बिंदु यहां पर ए है, तो यहां पर ये बिंदु बी स्टार्टिंग वाला क्या है ए। ये यहां वाला बी है, तो ये यहां वाला क्या है बी। ये यहां वाला सी है, तो ये भी क्या होगा सी। ये डी है, तो ये भी क्या आएगा डी। और ये ई है, तो ये भी क्या होगा ई। ठीक, दोनों ए को मिलाओ, कहां आके मिलेगा भाई, मिल गया, यही मिलेगा ना दोनों ए। इधर वाला ए इधर वाला ए, यहीं आके मिला कि नहीं मिला। दोनों बी को मिलाओ, तो ये बी रहा ये बी रहा, दोनों कहां मिला भाई यहां पर, मिल गया भाई सही। दोनों सी मिलाओ, वापस यहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। दोनों डी मिलाओ, वापस यहां मिला कि नहीं मिला। दोनों ई मिलाओ, वापस यहां मिला कि नहीं मिला। बताओ कुल मिला के बात यही बनेगी कि नहीं बनेगी। हमारे पास स्क्रीन पर क्या दिखेगी, लाइन कितना डिग्री झुकी हुई, 45 डिग्री। कब, जब दोनों तरंगे एक साथ शुरू हो रही हो। क्या हो रही है, दोनों तरंगे। अब मैं इसको चेंज करता हूं,
ध्यान से देखना भाई, इसको चेंज कर देते हैं भाई, अभी देखो चेंज कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे ना हैं। अब मैं 90 डिग्री आगे कर दूं इसको, ये देखो 90 डिग्री पर, देखो ये 90 डिग्री आगे है। अब इसमें ए बिंदु कहां आएगा, यहां आएगा। ये शुरू यहां हुई तो इसका ए बिंदु यहां है, उसके बाद में ये बिंदु क्या है बी, ये बिंदु क्या है ई, ठीक है ना, यही है ना भाई ई, तो यहां तक है। अब इसका ए बिंदु क्यों, ये यहां से शुरू हुई ना भाई। अब बताओ दोनों का ए मिलो कहां मिलेगा, दोनों का बी मिलो कहां मिलेगा, यही मिलेगा ना भाई। दोनों का सी मिलो कहां मिलेगा, दोनों का डी मिलो कहां मिलेगा, दोनों की मिलो से। अब ये ना पूरा इसके अंदर और पॉइंट दोगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे और पॉइंट दोगे, इसके अंदर भी दोगे, तो हमारे पास ये कुल मिला के एक सर्कल बनेगा भाई। क्या बनेगा, आप सीधा डायमंड मत बनाना, डायमंड तो तब बनता है जब मेरे पास कोई स्क्वायर वेव होती, ट्रायंगुलर वेव होती, सीधी तरंग आती। ये तो तरंगें सारी घूमती हुई आ रही नहीं आ रही है, तो आप इसके हर बिंदु पर ग्राफ बनाओगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एक सर्कल। क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। आप पूरा ग्राफ में बनाओगे तो आपको ग्राफ अच्छे से दिखेगा। तो ये हमारे पास आउटपुट कहां पर बनेगा, स्क्रीन पर। कब बनेगा, जब एक्स और वाई दोनों से इलेक्ट्रॉन एक साथ स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे। केवल एक्स एक्सिस से होगा क्या, नहीं, केवल वाई एक्सिस से होगा क्या, दोनों आएंगे तो ठीक है। अब ये लॉजिक हुआ। अब हम आते हैं सिंपली काम करने पर, लेकिन एक और देख लेते हैं। यहां पर कौन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, जो उत्पन्न करोगे तभी तो आएगा। इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कौन करता है, कैथोड। आपने पढ़ा ना प्रदीप्ति में भी कि इलेक्ट्रॉन कहां उत्सर्जन होता है, कैथोड से। तो कैथोड का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करना। ये हीटर है, हीटर हुआ गरम, गरम हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर निकल रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लगाया, ग्रिड। पावर स्टेशन में ग्रिड स्टेशन होता है कि नहीं होता है। ग्रिड का कार्य क्या होता है, कंट्रोल करना। कि भाई आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें ग्रिड का कार्य क्या है कि जो उत्पादन हो रहा है उसको क्या करोगे, कंट्रोल। ये किसके द्वारा हो रहा है, ग्रिड के द्वारा। तो ये ग्रिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा कि भाई मैं बताऊं ना उधर ही जाना है, तो अपनी मन मर्जी से इधर उधर मत करना। ये तो मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, असिंक की मात्रा में। इन इलेक्ट्रॉन को ये कहेगा हम कहेंगे उधर ही जाना है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कौन करेगा, कैथोड। कैथोड के अंदर क्या क्या होता है, हीटर और दोनों किस में होते हैं, कैथोड में। इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो गया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन भेज दिया, जाना किधर है ये कौन बताएगा, एनोड। एनोड भी 3 प्रकार के हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करना काम किसका हुआ, कैथोड का। और ग्रिड का काम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना। ठीक बात है। अब इलेक्ट्रॉन हुआ इसमें 3 होते हैं, अब यहां 2 लिखे हुए, आगे एक और लिखेंगे। इसमें एक पहले और आता है एनोड, 3 एनोड होते हैं। एक होता है प्री एक्सीलरेटिंग एनोड, यानी कि वो ऐसा कहता है एनोड पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कैथोड से आते हैं एनोड पे जाते हैं, यही पढ़ा ना आपने। तो प्री एक्सीलरेटिंग एनोड कहेगा इलेक्ट्रॉन कहेगा आ जाओ तुम जल्दी करो, पहले एक्सीलरेशन देना, पहले त्वरण देना, ताकि उनकी स्पीड क्या हो, ज्यादा हो। तो बताओ कौन काम करेगा, फ्री एक्सीलरेटिंग एनोड। वो कहेगा तुम जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ऐसा होता है। फिर एक और बंदा आगे खड़ा होगा जिसे हम कहेंगे फोकस एनोड। वो कहेगा तुम्हें जाना किधर है, कि तुम्हें इधर जाना है, किसी ने बता दिया। एक बंदे ने बुलाया कि तुम आओ जल्दी आओ, जल्दी आएगा, आए तो बताना पड़ेगा जाना किधर है। तो अगला जो एनोड है वो बताएगा तुम्हें जाना किधर है, स्क्रीन पर जाना है, लेकिन स्क्रीन से पहले दोनों प्लेटों पे जाना है। तो वो कहेगा तुम्हें जाना इधर है। फिर उसके बाद आगे एक और होगा कि तेजी से भागो, यही होगा। यही 3 का काम है। प्री एक्सीलरेटिंग एनोड क्या कहलाता है, कि पहले एक्सीलरेट करके नजदीक बुलाता है। फोकस एनोड निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, और एक्सीलरेटिंग एनोड क्या करता है, उनको तेज गति से भगाता है। और जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से निकलेंगे, जैसे बंदूक से गोलियां निकल रही है, इसलिए इस पूरी कहानी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या कहते हैं, गन से क्या निकलेगी, गोलियां, और यहां क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन गन में होता क्या, कैथोड और एनोड। कैथोड में क्या होता है, हीटर और ग्रिड। एनोड में क्या होता है, 3 प्रकार का, प्री एक्सीलरेटिंग, एक्सीलरेटिंग और फोकस, 3 एनोड होते हैं। तो बताओ कुल मिलाकर कैथोड और एनोड हुआ। तो गन में क्या होता है, कैथोड और एनोड। और गन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोछार कर देना। ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो कंट्रोल करके इनको किधर गिराना है, किसका काम है, प्लेटों का। प्लेटें कितने प्रकार की, 2, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। वर्टिकल प्लेट का मैं नाम दे दूं वाई प्लेट। वर्टिकल अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। और हॉरिजॉन्टल प्लेट को मैं क्या कहूंगा, एक्स प्लेट। भाई सही बात है, ये एक्स प्लेट है और ये कौन सी है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। ठीक है। अब ये तो कहानी होगी। अब इसके अंदर वोल्टेज कितना होता है, 10,000। तो हाई वोल्टेज किसमें होता है, इस ट्यूब में। इस ट्यूब का नाम क्या है, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। बताओ सीआरओ का हृदय क्या है, यही है। ये इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो आगे स्क्रीन पर दिखेगा, जब तक ये नहीं देगा कुछ है ही नहीं। तो बताओ सीआरओ का हृदय कौन है, सीआरटी। सीआरटी फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। कैथोड रे ट्यूब में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तेजी से, इसलिए वोल्टेज क्या है, हाई। लेकिन परिपथ में वोल्टेज क्या है, लो। परिपथ में वोल्टेज कितना होता है, 230। और इसके अंदर ट्यूब के अंदर कितना है, 10,000 वोल्ट, हाई वोल्टेज हो गया। अब देखते हैं बाहर वाली कहानी। सबसे पहले आपने दिया सिग्नल, इनपुट सिग्नल दिया। अब सिग्नल आप देते हैं तो सिग्नल मरा हुआ सिग्नल दे दिया होगा। आप धीरे से बोले ना, जैसे मान लो मैं धीरे से बोलूंगा तो ये राम सिंह क्या करेगा, उसमें एम्पलीफायर आवाज बढ़ा देगा। क्या इतना धीरे कौन बोलेगा, मैं बढ़ा देता हूं, है ना। तो ये क्या होता है, वर्टिकल एम्पलीफायर। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को ऐसे एम्पलीफाई करेगा, यही तो काम करेगा। तो ये क्या लगा हुआ हमारे पास, वर्टिकल एम्पलीफायर। अब वर्टिकल एम्पलीफायर हो गया तो वर्टिकल का काम पूरा हो गया। उसने कहा कि मैं तो भाई रेडी हूं, वर्टिकल प्लेट कहता मैं तो रेडी हूं इलेक्ट्रॉन जाने। वो एक्स प्लेट कह रहा रुक, मेरा तो पूरा काम ही बाकी है, मुझे तो सारे प्रोसेस ही करने हैं।
भाई तुरंत वर्टिकल प्लेट के बाद काम हो गया, तो ये कहता करना क्या है, रुकना पड़ेगा। रुकने के लिए कौन सी लाइन है, डिले लाइन का मतलब है रुको, कब तक, जब तक ये इधर से नहीं आ जाए, क्योंकि दोनों को क्या जाना है, साथ। तो डिले लाइन किसके बीच लगी होती है, वर्टिकल एम्पलीफायर और वर्टिकल प्लेट के बीच या वाई प्लेट के बीच क्या लगी होती है, डिले लाइन। अच्छा, डिले लाइन और इनपुट सिग्नल के बीच क्या लगा होता है, वर्टिकल एम्पलीफायर। इनपुट सिग्नल किसको दिया जाता है, वर्टिकल एम्पलीफायर। ये सब सवाल है, ये सब जो मैं बोल रहा हूं सब सवाल है। इनपुट सिग्नल किसको दिया जाता है, वर्टिकल एम्पलीफायर। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा, आयाम को बढ़ा देगा। फिर ये वर्टिकल एम्पलीफायर के सिग्नल दो भागों में जाएंगे, एक तो जाएंगे वाई प्लेट की तरफ, तो वो कहेगा रुकना पड़ेगा, अपना काम है ही नहीं, तो क्या लगाओगी लाइन, डिले। एक जाएगा एक्स प्लेट की तरफ। एक्स प्लेट है जो सो रही है, तो पहले तो इसको उठाना पड़ेगा, ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, इनपुट पल्स देना, किसी सिस्टम को एक्टिव करने के लिए दी जाने वाली इनपुट पल्स। जैसे आप में से किसी को नींद आने लग गई, ऐसे चपेट मारे तो आंख खुल जाए, तो वो हमारे पास क्या, ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग हो गई, तो भाई ट्रिगरिंग के बाद में तो हमें टाइम बेस जनरेट करना पड़ेगा। टाइम किसके लिए जनरेट करना पड़ता है, एक्स प्लेट के लिए। वाई प्लेट में तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। टाइम किस में होता है, एक्स में। तो टाइम बेस जनरेट होता है, इसको स्वीप जनरेटर भी कहते हैं। क्या जनरेटर कहते हैं भाई, स्वीप जनरेटर भी नाम होता है, टाइम बेस जनरेट होता है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा एम्पलीफायर लगेगा, हॉरिजॉन्टल। और ये लगने के बाद में ये कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां आ गया भाई, और इधर से हमारे पास कौन सा सिग्नल आ गया, वाई प्लेट पे। अब दोनों मिलकर कहां पर चले गए, स्क्रीन पर। तो पूछा जाए वर्टिकल एम्पलीफायर के और वर्टिकल प्लेट के बीच क्या लगा होगा, डिले लाइन। और पूछे ट्रिगर सर्किट और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के बीच क्या लगा है, टाइम बेस जनरेटर। और वर्टिकल एम्पलीफायर का और इनपुट किस में जाएगा, ट्रिगर में। ट्रिगर वाला किस में जाएगा, जनरेटर में। जनरेटर वाला क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर किस में जाएगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का जाएगा हॉरिजॉन्टल वाले में, वर्टिकल वाले का जाएगा वर्टिकल। फिर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लोकस पॉइंट बनाएंगे, मतलब किस प्रकार का आकार बनाना है वो तो दिखाएंगे। तो ये काम होगा इसका। समझ में आ गई होगी कहानी, नहीं आई तो और अब क्या करेंगे, हमने अपनी तरफ से जोर लगा लिया पूरा। ओके, अब दिखाते हैं आपको, एक एक चीज बता देते हैं क्या होता है। CRO कैथोड किरण ऑस्किलोस्कोप, ये होता है। CRT कैथोड रे ट्यूब, इसमें कौन सा वोल्टेज होता है, उच्च वोल्टेज। इसे क्या कहते हैं, CRO का हृदय, ठीक है। वर्टिकल एम्पलीफायर का काम क्या है, ऊर्ध्वाधर पूर्वोत्तर काम क्या है, इनपुट सिग्नल को, ये किससे जुड़ा होता है, इनपुट सिग्नल से संयोजित होता है। किससे जुड़ा था, वर्टिकल एम्पलीफायर किससे जुड़ा है, यहाँ वर्टिकल एम्पलीफायर किसके बीच होता है, इनपुट सिग्नल और डिले लाइन के, ये भी कह सकते हो आप। तो ये इनपुट सिग्नल से जुड़ा होता है, ठीक है। ये कार्य क्या करता है, आयाम को बढ़ाता है, एम्पलीफायर का काम यही है। फिर हमारे पास क्या, डिले लाइन। डिले लाइन क्या करे, सिग्नल को कुछ समय के लिए कि भाई जाओ मत, रुको, उधर से एक्स वाले आ रहे हैं, फिर साथ में चलना है। फिर डिले लाइन किसके बीच होती है, ऊर्ध्वाधर पूर्वोत्तर और ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, जिसे हम क्या कहते हैं, वाई प्लेट। इनके बीच क्या लगी होती है भाई, डिले लाइन। फिर एक ट्रिगर सर्किट है। ट्रिगर सर्किट का कार्य क्या, पल्स द्वारा परिपथ को क्या करना है, एक्टिव करना। टाइम बेस जनरेटर क्या करेगा, सॉटूथ वेव आवर्धन तरंग उत्पन्न करेगा, और इसको ये काम क्या होता है, मान को नियत रखना। ये टाइम बेस जनरेटर है। टाइम बेस जनरेटर है, सिग्नल किसको देगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को। तो फिर आएगा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्षैतिज पूर्वोत्तर, ये टाइम बेस जनरेटर और क्षैतिज प्लेट के बीच होता है, एक्स प्लेट के बीच होता है। फिर आएगी प्रदीप्ति स्क्रीन, एक्स प्लेट तथा वाई प्लेट दोनों से एक साथ इलेक्ट्रॉन कहां पर गिरेंगे, इस पर बनने वाला पैटर्न कौन सा पैटर्न कहलाएगा, लिसाजू पैटर्न। क्या कहलाएगा, लिसाजू। इस पर लेप कौन सा होता है, जो मैंने पैटर्न बनाया वो कौन सा है, लिसाजू पैटर्न ही है। कौन सा पैटर्न था, लिसाजू। अब इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन किसका भाग था, CRT का। इसमें क्या होता है, कैथोड और एनोड कितने प्रकार के हैं, 3। पहला तो प्री एक्सीलरेटिंग कहेगा जल्दी आओ जल्दी आओ, दूसरा कहेगा जाना कहां है, तीसरा कहेगा भागो, यही है। फ्री एक्सीलरेटिंग फोकस और एक्सीलरेटिंग एनोड, ठीक है। कैथोड क्या होता है, हीटर द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रिड से एनोड को जाते हैं, इधर उधर बिखरेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे। CRT का भाग होता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके स्क्रीन पर भेजा जाता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन की गन के द्वारा। अब यह है लिसाजू पैटर्न, कहां पर बनेगा, किसके द्वारा बनेगा, आकृति, आवृत्ति और आवर्तकाल का मापन करेगा ये, तथा फेज शिफ्ट का भी मापन करेगा। कैसे, जब दोनों में अंतराल 0 डिग्री है तो क्या बनी थी, सीधी लाइन। और 90 डिग्री था तो क्या बना था, सर्कल। 30 डिग्री है तो इलिप्स बनेगा पतला, और 60 डिग्री है तो बनेगा तो इलिप्स, लेकिन इलिप्स होगा मोटा। ये हमारे पास है तो ये भी इलिप्स। 60 डिग्री पर भी क्या बना भाई, इलिप्स, लेकिन मोटा है, और यह है इलिप्स पतला, ठीक है। 180 डिग्री हो गया तो 180 डिग्री में लाइन बनेगी उल्टी। बताओ, अब आपको सवाल ये हो गया ना कि 0 डिग्री में कौन से क्वाड्रेंट में है, पहला और तीसरे में। 180 डिग्री में कौन से में, दूसरे और, ये भी तो कह सकता है सवाल। तो 180 डिग्री में हमारे पास दूसरा और चौथे क्वाड्रेंट में बनती है 45 डिग्री से झुकी हुई लाइन, और 0 डिग्री में हमारे पास क्या बनती है, पहले और तीसरे में, ये दूसरे और चौथे में। समझ गए, बनेगा कैसा, जो मैंने बताया था उसकी तरीके से बनता है सारी। इसका उपयोग कहां करते हैं, AC और DC में धारा और विभव का मापन करने के लिए काम में लेते हैं। इसका वोल्टेज पर डिवीजन होता है, परंतु इसमें करंट पर डिवीजन था क्या, उसमें था ही नहीं ना, करंट डिवीजन, वोल्ट पर डिवीजन नहीं था। ये कौन सा मान मापता है, RMS मान तथा शिखर मान दोनों को मापता है। इसमें दो सिग्नलों की क्या करता है, तुलना। तभी तो मैंने कहा इसमें वाई पोजीशन कितनी दी हुई है, 2। चिकित्सा क्षेत्रों में काम लेते हैं, पुराने टाइम में तो ज्यादा काम लेते थे। मैंने कहा ना वो डॉक्टर लेता था काम, देख रहा है गया क्या है, आजकल तो आ गया ना DSO, और उसमें क्या देखते हैं आप बताओ, वो यही तो देख रहे हैं कि गया जाने वाला है, रह जाएगा, क्या मामला है कि जाने वाला है तो उसमें दवाई दो, चेंज करो, ध्यान। मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई ये कहां तक का मामला चल रहा है, तो हमें देखना होता है कि ये लाइन है तो सही चल रही है, BP भी सही आ रही है, और बाकी शरीर के सिग्नल भी सही आ रहे हैं, तो वो कह रहा है ठीक चल रहा है। एकदम से वो
ऊपर नीचे होने लगा तो टी 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 की आवाज बहुत जोर से आती है। आईसीयू में आती है ना, क्यों आती है? ताकि यदि मान लो कोई जो डॉक्टर किसी दूसरे पेशेंट पे ध्यान दे रहा है, इतने में उधर वाला चला नहीं जाए, इसलिए जैसे सिग्नल डिस्टर्ब होते हैं आवाज आती है जोर से, वो तुरंत दौड़ के उसको देख लेते हैं भाई कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। हार्ट में तो अटैक नहीं आ रहा भाई, कि ज्यादातर तो हार्ट का मामले तो ज्यादा होता है, तो वो देखना पड़ता है उनको। तो दो सिग्नलों की तुलना करना। चिकित्सा क्षेत्र में काम लेते हैं, रडार के किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में भी काम लेते हैं, संचार प्रणाली में मॉड्यूलेशन के लिए भी लेते हैं, और धारिता और प्रेरकता का परीक्षण करने के लिए भी काम लेते हैं। सीआरओ को इनपुट देने वाली केबल क्या होती है? 1x, ये गलत लिख दिया मैं, ये 10 गुना, ये क्या है? 100 गुना। सीआरओ को इनपुट देने वाली केबल हो गई, ठीक है। अब फंक्शन जनरेटर का कार्य क्या? फंक्शन क्या होता है? आयाम, आवर्ती और रूप आकार, ये फंक्शन है। साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव, ठीक है ना। जनरेटर करने का मतलब, जनरेटर मतलब उत्पन्न करना। अब इसकी भी मशीन दिखा देते हैं, ये रही मशीन इसकी, पुरानी सी है, दिख नहीं रही सी है, ये झटका मशीन नहीं होती है। इसमें सवाल क्या है? पहली बात तो हमारे पास फंक्शन जनरेट करेगा, जो जनरेट करेगा तो इससे जो इनपुट लेके किसको देंगे भाई? सीआरओ। ये सामान्यतः 100 किलोहर्ट्ज पर, 1000 के 103, 105 कहीं भी चलती है। कितना मेगाहर्ट्ज तक की होती है? एक मेगाहर्ट्ज तक होती है। देखो कौन सी तरंग उत्पन्न करती है, यहां करोगे साइन, ये स्क्वायर वेव, ये साइन वेव, ये ट्रायंगुलर। चिन्ह बना हुआ नहीं है, नीचे क्या नाम लिखा? फंक्शन। ये लिखा रेंज, कितने हर्ट्ज का उत्पन्न करना है? 10 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज। 10 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज, और 1000 किलो हर्ट्ज क्या हो जाता है? 1 मेगाहर्ट्ज उत्पन्न करता है। फिर ये कहता है ऑफसेट वोल्टेज कितना देना है? फाइन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि आपने वो वैल्यू की ना, तो आपके पास 100 किलो हर्ट्ज आया, आपको चाहिए 100.33, तो इसके लिए फाइन फ्रीक्वेंसी घुमाओगे ना तो हल्की की वैल्यू चेंज होती है, उसे फाइन कहते हैं, तो ये चेंज हो जाती है, ठीक है। और अब पूछा जाता है कि इसका आउटपुट प्रतिबाधा कितनी होती है? 50 ओम। ऑफसेट वोल्टेज क्या है? -5 है, +5, ये है इसमें। ये फंक्शन जनरेटर से फंक्शन जनरेट करके किसको दोगे? सीआरओ। अब हमने कहा दो मशीनें कौन माथा फोड़ी करेगी? नई मशीन आ गई है, डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। फंक्शन जनरेटर और सीआरओ दोनों को मिला के बन के आ गई डीएसओ, ये लो ताजी मशीन। अब इसमें क्या रीडिंग लेने लपड़ा नहीं है ना, रीडिंग लिखी आ जाती है नीचे कि ये जो वेव है उस वेव की आवृत्ति क्या है, उसका आयाम क्या लिखा हुआ है। अच्छा सिग्नल का आउटपुट लेना है तो पेन ड्राइव डाल दो यहाँ पर, और यहाँ पर एक प्रिंट स्क्रीन नाम का बटन होता है, तो उसमें स्क्रीन को प्रिंट करो, सेव हो जाती है, पेन ड्राइव डाल के आउटपुट ले लो। बाकी सारे फंक्शन वो कर रही है, सेम सीआरओ के सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन अब है क्या? डिजिटल पूरा। तो अब देखो इसमें वैल्यू डिजिटल दिख रही नहीं दिख रही है, दो को तुलना भी आराम से कर सकते हो। और ये 70 मेगाहर्ट्ज तक की है, तो 100 मेगाहर्ट्ज तक की आने लगी, 100 मेगाहर्ट्ज तक की, तो उस आवृत्तियों पर भी आसानी से ये कार्य कर रही है। ये 50 मेगाहर्ट्ज की है, ये 70 की है, मोट है ना। सीआरटी होगा तो ये भी भारी होता है, हल्का सा होता है। सीआरटी होगी बाहर, सीआरटी तो बाहर था, मैंने ये तो समझा वो भारी क्यों है? सीआरटी है, इसमें सीआरटी नहीं तो हल्का सा होता है। डीएसओ क्या होता है? अब आजकल सीआरओ प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं सीआरओ काम में लेते ही नहीं है, क्योंकि सीआरओ फंक्शन जनरेटर दो लगाना पड़ेगा, उसमें त्रुटियां आती है, और फिर कैलकुलेशन मैनुअल करनी पड़ती है। ये खुद कैलकुलेशन करके दे रहा है, दो सिग्नल को जोड़ना है तो बटन ऐड आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, सारे फंक्शन आते हैं, जैसे मोबाइल में है फीचर अलग अलग, तो इसमें भी इसके काम के फंक्शन इसमें भी है। बस ये है हमारे पास। इसका कार्य क्या है? ये देखो एक्स वाई प्लॉटर भी है, बीएच प्लॉटर भी है, और पीवी प्लॉटर, पावर वोल्टेज बीएच एक्स वाई, ये ग्राफ बनाने का कार्य करता है। कौन सा है? डीएसओ। तो ये आपको लिखना है घर पे जाके, जो अंदर बीच में लिखा हुआ आया था, जितना भी लिखा हुआ आया था मैंने समझाया पूरा था, उसमें एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं थी, सारा समझा हुआ है। और उसके आगे का हम आगे पढ़ेंगे पूरा, ये नहीं लिखना, यहीं तक करना, यहीं तक देना भाई, ठीक है। लिख लोगे ना, समझ में आ गया होगा। कम समझ में आया तो एक बार वीडियो वापस देख लेना आपको, क्योंकि लिखने पर ध्यान देना ही मत, पहले आप समझ लेना होता क्या है। यदि आपने पता कर लिया होता क्या, फिर कोई टेंशन है ही नहीं। और आपको बाकी डायग्राम नहीं बनाने होते हैं, लेकिन ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ब्लॉक डायग्राम से सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, मेन डायग्राम ब्लॉक डायग्राम है। हमने जितनी भी आगे थ्योरी लिखी ना, ये थ्योरी पूरी इस ब्लॉक डायग्राम की थ्योरी है, बाकी उसमें आगे वाले बटन की थ्योरी थोड़ी है। इसकी क्या थ्योरी है? इसमें तो कैसे बन रहा है वो फंक्शन समझाया, थ्योरी सारी इसकी होती है, ठीक है भाई। चलो बढ़िया, पढ़ना।